नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंटाइटलमेंट रूल से संबंधित, मेडिकल बोर्ड से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगा। 21 सितंबर 2023 का वो भारत सरकार का आप लेटर अपनी स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, जिसमें इम्पेयरमेंट रिलीफ को लाया गया। इससे पहले 2023 से पहले जो हमारे सैनिक भाई कैटेगरी होकर के मेडिकल बोर्ड आउट हुआ करते थे, उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती थी। परंतु 2023 के बाद यानी कि 21 सितंबर 2023 के बाद में जिनका आरएमबी हुआ है और आरएमबी होने के बाद में जब उनको कैटेगरी में डिसेबिलिटी रिकमेंड की जाती है, तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन ना मिलकर के इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाता है। यानी कि यहां पर नाम को बदली कर दिया गया है। नाम के साथ साथ कुछ अन्य बदलाव भी हुए हैं, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, तो नहीं चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं 21 सितंबर 2023 का भारत सरकार के द्वारा वो लेटर जो कि जारी किया गया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। इस लेटर के मुताबिक दो महत्वपूर्ण पॉलिसी में चेंजेस किए गए थे। पहला था पेंशन एंटाइटलमेंट रूल, नंबर दो गाइड टू मेडिकल ऑफिसर। आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा नए रूल के बारे में, परंतु यह रूल सितंबर 2023 के बाद आए हुए सैनिकों पर ही लागू होता है। इससे पहले आए हुए सैनिकों पर यह रूल बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके सारे बेनिफिट पुराने रूल के मुताबिक ही मिलते रहेंगे। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, उनमें एक पहला महत्वपूर्ण बिंदु है डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है। बहुत से सैनिक भाई पूछते हैं कि सर 2023 के बाद में एक नया रूल आया है जिसके कारण हम सभी को पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्या है और क्यों नहीं मिल पा रही, इसमें ऐसा क्या बदलाव हो गया जिससे हमको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले सितंबर 2023 से पहले क्या हुआ करता था, डिसेबिलिटी पेंशन। इसके बाद में आया इंपेयरमेंट रिलीफ, यानी 21 सितंबर 2023 के बाद में भारत सरकार के द्वारा लेटर जारी करके इंपेयरमेंट रिलीफ एक पॉलिसी लाई गई, जो कि सेम डिसेबिलिटी की ही तरह है, परंतु डिसेबिलिटी पेंशन को पेंशन माना गया था और इंपेयरमेंट रिलीफ को पेंशन नहीं माना गया है, जिसके कुछ नुकसान भी हैं। इंपेयरमेंट रिलीफ सैनिक की डेथ होने के साथ ही बंद हो जाता है, परंतु जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सैनिक की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को भी मिलता था। इसकी एक और कमी है, डिसेबिलिटी पेंशन को पेंशन माना जाता था जिसपे इनकम टैक्स नहीं लगता था, परंतु इंपेयरमेंट रिलीफ को पेंशन नहीं माना गया है, यानी कि इनकम टैक्स देना ही होगा। अभी तक मेरे पास में ऐसा कोई केस नहीं आया है जिनको इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जा रहा हो और डीए डीआर उस पर मिल रहा है कि नहीं है, ये इसकी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही। यदि किसी सैनिक भाई को इंपेयरमेंट रिलीफ मिला है और डीआर उसको दिया जा रहा है, तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से अन्य सैनिक भाइयों तक भी जानकारी साझा करें। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि डिसेबिलिटी, अलग अलग डिसेबिलिटी, मान लीजिए किसी सैनिक भाई को दो तीन प्रकार की डिसेबिलिटी मिली हैं, उनकी गणना कैसे की जाएगी इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊंगा कि डिसेबिलिटी की कितनी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि ए बी सी डी और ई। ए में क्या बेनिफिट है, बी में क्या नुकसान है और सी में क्या बेनिफिट है और डी में क्या नुकसान है, इस प्रकार की सारी कैटेगरी की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। पहला बिंदु है डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है। परंतु आप लोगों को बता दें कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ तभी लागू होते हैं यदि आपकी इंजरी और बीमारी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। इसके अलावा कोई अन्य कंडीशन है, जैसे नाना केस नाइदर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो आपको इस कंडीशन में इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे।
डिसेबिलिटी पेंशन की मैं बात कर रहा था कि सितंबर 2023 से पहले आए हुए सैनिकों को मेडिकल बोर्ड आउट होने पर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती थी यदि उनका परसेंटेज, डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 20 या इससे ऊपर होता था, उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता था। परंतु अब इंपेयरमेंट रिलीफ जो कि सितंबर 2023 के बाद आया हुआ है, सितंबर 2023 के बाद आए हुए सैनिकों पर लागू होता है। परंतु इसका एक नुकसान है, एक क्या बल्कि दो नुकसान हैं। इंपेयरमेंट रिलीफ को पेंशन नहीं माना गया है। डिसेबिलिटी पेंशन को पेंशन माना गया था, जिसे सैनिक की डेथ होने के बाद भी फैमिली पेंशनर्स को लागू किया जाता था, परंतु इंपेयरमेंट रिलीफ सैनिक की डेथ के साथ ही समाप्त हो जाता है। सितंबर 2023 के बाद आए हुए सैनिकों पर ये नया रूल, ये कंडीशन, ये लागू होता है। वो क्या है देखिएगा, इनवैलिड आउट पेंशन के केस में सितंबर 2023 के बाद में यदि आपको इनवैलिड पेंशन दिया जाता है, इनवैलिड पेंशन मतलब, इसका भी मतलब समझ लीजिए, फौजी ड्यूटी के दौरान यदि किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। एक्सीडेंट के साथ ही जब वो इलाज कराने के बाद में मेडिकल अथॉरिटी उसको ये कह देती है कि अब आप फौजी ड्यूटी के लायक नहीं हैं, ऐसी कंडीशन में मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा उसको इनवैलिड आउट किया जाता है। यदि आपका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के पश्चात बटालियन के द्वारा आपको सर्विस कराई जा रही, मान लीजिए आप सिपाही रैंक में 10 साल में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इसके 7 साल सर्विस करने के पश्चात यदि आप 17 वर्ष सर्विस पूर्ण होने पर घर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा? आपको इंपेयरमेंट रिलीफ। परंतु यहीं पर आपको बटालियन कमांडर के द्वारा बीच में ही 15 साल सर्विस में या 14 साल सर्विस में आपकी होती है और उस दौरान बटालियन किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाना होता है, तो बटालियन कमांडर के द्वारा अधिक कैटेगरी पर्सन होने के कारण कुछ बंदों को घर भेजने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें लिख के दे दिया जाता है नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल। ऐसी कंडीशन में भी इनवैलिड आउट माना जाता है। इनवैलिड आउट यदि 20% से कम दिया जाता है तो कोर्ट का एक आदेश है कि इनवैलिड आउट के केस में 20% से नीचे यदि किसी को मिला है तो उसे 20% ही माना जाएगा। पहली बात तो 20% से नीचे दिया नहीं जाता है इनवैलिड आउट के केस में, और यदि दिया जाता है तो उसे 20% ही माना जाएगा, जो कि राउंड ऑफ होकर के 50% हो जाता है। इंजरी या बीमारी के बाद में यदि आपने विलिंग किया हुआ है सर्विस को लेकर के और बटालियन कमांडर ने यदि आपको अनविलिंग कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इनवैलिड आउट माना जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था एक से अधिक। यदि आपको डिसेबिलिटी मिली है तो उसकी गणना कैसे की जाएगी? मान लीजिए किसी सैनिक भाई को डिसेबिलिटी 1 मिली है नी के केस में, यानी कि घुटने के केस में, इनको कितना मिला है? 20% मिला है। इसके बाद में डिसेबिलिटी 2 मिला है ईयर के केस में, यानी कि कान के केस में, इसमें भी इनको 20% ही दिया गया है। और थर्ड है डिसेबिलिटी, वो मिली है इनको PIVD L4 और L5 के केस में, इसमें भी उनको 20% रिकमेंड किया गया है। बहुत से सैनिक भाई ये पूछते हैं कि 20 और ये सब मिलके क्या 60 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी गणना ऐसे नहीं की जाती, इसकी गणना का तरीका कुछ अलग है, वो आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा। इन तीनों डिसेबिलिटी की गणना किस प्रकार की जाएगी आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। पहला हाईएस्ट लेंगे डिसेबिलिटी 1, यानी कि नी के केस में मिला है 20%। 20% टोटल कितना होता है? 100%। अगर नी के केस में आपको 20% मिला है, बकाया कितना बचा है? बैलेंस कितना बचा? 80%, यानी कि पहला तो आपका 20% ले लिया जाएगा और बैलेंस कितना बचा? 80%। अब इसके आधार पर डिसेबिलिटी 2 निकाला जाएगा। डिसेबिलिटी 2 ईयर के केस में भी आपको 20% मिला है। अब बैलेंस कितना बचा था? 80%। 80% को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा? 16%।
कितना निकल करके आएगा? 16%। यानी कि पहला था 20%, दूसरा कितना हो गया? 16%। अब बैलेंस कितना बच रहा है? पहले बैलेंस बचा था 80, 64%। तीसरा है डिसेबिलिटी 3, जो कि PIVD L4 L5 के केस में मिला है। इसमें भी इनको 20% दिया गया है। अब ये 20% का कैलकुलेशन किससे होगा? जो बकाया बचा हुआ बैलेंस है, यानी कि 64 को यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल करके आएगा? 13.8% निकल करके आया। पहला डिसेबिलिटी 1 20%, बैलेंस बचा 80%। दूसरा जब डिसेबिलिटी 2 कैलकुलेट करेंगे तो 80% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 20% को जब 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16% निकल करके आया। और बैलेंस कितना बच रहा है? 80 में से 16 घटा देंगे तो 64%। यानी कि दूसरा तय हो गया कि दूसरा जो डिसेबिलिटी है वो आपको मात्र 16% मिलेगा। इसी प्रकार से तीसरा डिसेबिलिटी बकाया बचे हुए बैलेंस पर कैलकुलेट होगा। 20% का गुणा जब हम 64 से करेंगे तो कितना आ गया? 13.8%। यानी कि ये लिखा हुआ। इसी प्रकार से यदि चौथा भी डिसेबिलिटी है तो किस पे कैलकुलेट होगा? 64 में से 13.8 को माइनस कर दिया जाएगा, जितना बैलेंस बचेगा, और अगला जितना भी डिसेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितना निकल करके आएगा वो आपका डिसेबिलिटी तय किया जाएगा। इस प्रकार से हमारे यहां पर 3 डिसेबिलिटी परसेंटेज निकल करके आई हैं। पहला है 20, दूसरा है 16% जिस पर मैंने सर्किल लगाया हुआ है, तीसरा है 13.8%। इन सभी को यदि हम मिला देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 49.8%। यानी कि इसे 50% ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 50%। 50% से यदि उसके ऊपर एक भी प्लस होता है तो इसको 75% माना जाता है। 20% से नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। 20% से ऊपर यदि होता है तो वो सीधा राउंड ऑफ होकर के 50 माना जाता है, और 50 या 50 से ऊपर होता है तो उसको 75 माना जाता है। आज के वीडियो के माध्यम से आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी डिसेबिलिटी का कैलकुलेशन, जिनको एक से अधिक डिसेबिलिटी मिली हुई है, उनको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। और ये मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे अन्य सैनिक भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंजरी और बीमारी को कितनी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे किसी को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और डी और ई, इन 5 कैटेगरियों में रखा जाता है। इन अलग अलग कैटेगरियों में क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है, अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।